दोस्तों नमस्कार। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 तक पहुंच चुकी है। यानी जिस दिन युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, उस दिन भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कच्चे तेल की $72 $72 प्रति बैरल थी और आज उससे भी कम कीमत हो चुकी है। लेकिन भारत खुश हो नहीं सकता है और इसकी वजह भारत का वह पूरा इकोनॉमिक तंत्र है जो सत्ता और सरकार ने कुछ इस तरीके से चलाया है कि भारत अपने घाटे को देखे, अपने खजाने को देखे, अपने फॉरेक्स रिजर्व को देखे, जो कर्ज लिया है उसको इंटरेस्ट चुकाने की दिशा को देखे और शायद इन सब से आरबीआई ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। उसके पास भी कोई रास्ता बचता नहीं है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट इस दौर में कहती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल भी हो जाए तो भी भारत के लोगों को इसकी राहत रियायत सरकार दे पाए। शायद इसलिए मुश्किल है क्योंकि अपने कांधे पर उसने कर्ज का बोझ इतना उठा लिया है और इकोनॉमी के तंत्र मंत्र पे, अमेरिका पे इस तरीके से वह निर्भर हो चुका है कि उसका अपना एक्सपोर्ट खत्म हो गया है और इंपोर्ट बढ़ते बढ़ते 150 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। यह परिस्थिति हो सकता है इस देश के लोगों को डरा दे, लेकिन डराने की परिस्थिति पर मत जाइए, क्योंकि जो दुनिया की वैसी एजेंसियां हैं जो बतलाती है कि भारत की इकोनॉमी को किस मापदंड में देखा जाए, उसमें एक नाम आप मूडीज का भी ले सकते हैं, जो कह रहा है कि संकट तो भारत में पीने के पानी तक को लेकर इस दौर में व्यापक हो सकता है। अब इसका मतलब क्या यह भी लगाया जाए जो बोतल बंद पानी बेचते हैं उनका लाभ बढ़ जाएगा? यकीनी तौर पर बढ़ जाएगा। इस देश की इकोनॉमी दरअसल दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया की नजर भारत के लगभग 92% लोगों पर नहीं है, बल्कि 8% उन लोगों पर है जो अपने आप में एक बाजार है, एक मार्केट है और उस पूंजी के आश्रय इस देश को चलाया जा रहा है। और शायद यही वो वजह है जहां आईएमएफ एक लाल लकीर खींचने से घबराती नहीं है और शायद यही वो वजह है जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कॉमर्स मिनिस्टर को सीधे धमकाते हैं कि आप भारत पर टैक्स कम करने की सोचिएगा भी नहीं। उसने तो 175% टैक्स हमसे वसूला है और आप भारत को लेकर 16 और 25% के बीच भारत को ट्रेड डील में रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी परिस्थिति तीन रास्तों पर भारत की इस वक्त चल पड़ी है और इन तीन रास्तों को आज समझ इसलिए लीजिए क्योंकि इसका दोष आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर नहीं दे सकते हैं। इसका दोष आप सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लिए हुए कर्ज के आश्रय नहीं छोड़ सकते हैं और इसका दोष सिर्फ आप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर बनाए जा रहे दबाव को लेकर भी आप नहीं आंक सकते हैं। इन तीनों के बीच तीन अलग अलग गुंजाइश है। पहली गुंजाइश, भारत का वो कॉरपोरेट जिसके हाथों में सब कुछ थमा दिया गया। अब उस पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जब नजर पड़ी तो वो कहने से चूकी नहीं कि दरअसल भारत में अगर 90% से ज्यादा बड़ी आबादी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ी हुई है और उस सेक्टर में जुड़े लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय जो है दुनिया के न्यूनतम आय के बराबर है, यानी दुनिया के वह देश जो गरीब देशों में जिनकी कतार है, इस देश में प्रति व्यक्ति आय 90% उसी कतार में शामिल होते हैं, तो आप उनसे कैसे वसूल कर मुनाफा कमाएंगे सिवाय इसके कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी मुनाफा कॉरपोरेट को मिलेगा, जो भारत का कॉरपोरेट है वह उस 8% लोगों से ही ले पाएगा जिसके पास पैसा है, जो कैपेसिटी है। इस 8% के भीतर भी लगभग 2 से 2.5% लोग जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनका पैसा बढ़ा बढ़ाकर सरकार नौकरशाही को यह अंदेशा देती है सब बेहतर है और आप इस दिशा में लगातार काम करते रहिए। तो पहला हिस्सा कॉरपोरेट का है।
उसे अपना मुनाफा बनाना होगा, अपने नेटवर्थ को बरकरार रखना होगा। उसकी जो भी डील अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होगी उसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ उसके जो भी गठजोड़ होंगे उन्हें भी मुनाफा देना होगा। और शायद यह परिस्थिति भारत के भीतर के उस बाजार को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देना ही नहीं चाहती है, जहां दूसरा संकट शुरू हो जाता है। दूसरा संकट यहीं से शुरू होता है, क्या भारत के भीतर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई कंपनी आएगी? बिल्कुल नहीं। वो आए तभी जब उसे मुनाफा हो, वो आए तभी जब किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर वह कुछ नया खड़ा करने की सोचे और उसका बाजार भारत के भीतर भी हो। भारत के भीतर बाजार नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बाजार होगा, यह सोच पहले चलती थी कि भारत का मजदूर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की जमीन, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा, सब कुछ अगर औने पौने दाम में, बहुत कम दाम में मिल जाए तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और उस प्रोडक्ट और उस माल को आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू कर दीजिए। लेकिन इस सिचुएशन के भीतर, इस दौर में जो आवाजाही थी उसकी कीमत इतनी बढ़ गई और वो तमाम डील जिस दिशा में अमेरिका और ईरान मानकर चल रहे हैं कि डील तो हो जाएगी, लेकिन इजराइल अभी भी अटका पड़ा है और वो खटक रहा है उसके जहन में ये पूरी डील। इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर, पूरे वेस्ट एशिया को लेकर और एशिया से यूरोप के बीच के रूट को लेकर अभी भी वही सिचुएशन है जहां पर आवाजाही महंगी होगी, कई दिन ज्यादा लगेंगे और इन सब के बीच किसी जगह प्रोडक्ट बनाकर उसको वापस यूरोप के बाजार में बेचना यह एक असंभव सी परिस्थिति होगी और उस माल को आप अगर अमेरिका भी बेच दें तो और मुश्किल होगी। यह दूसरा मुश्किल है। तीसरी मुश्किल अमेरिका के साथ होने वाली डील को लेकर है और अमेरिका के रास्ते इस वक्त भारत इसलिए नहीं खड़ा है कि उसको भारत से बहुत माल चाहिए, वह इसलिए खड़ा है क्योंकि भारत उसके लिए एशिया में घुसने का एक रास्ता है, जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं ईरान के साथ युद्ध के बाद। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि भारत भी क्या अमेरिका की गुलामी करने को तैयार है? गुलामी का मतलब उसकी हर बात मानने को तैयार बैठा है, क्योंकि अमेरिका की बात अगर नहीं मानेगा तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में सबसे बड़ा शेयर अमेरिका का है, तो भारत को जो कर्ज चाहिए होगा वह भी नहीं मिलेगा। तो अपनी इकोनॉमी को संभालना और अपने देश के भीतर प्रोडक्ट्स को इस रूप में डेवलप नहीं कर पाना जहां पर भारत का एक्सपोर्ट जो होता था वह भी धीरे धीरे कम होते हुए 42% नीचे आ गया हो, यानी आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, इंपोर्ट पर टिके हुए हैं। इंपोर्ट की एवज में जो आपको पैसा देना है वो आपके सरकारी खजाने को, जहां पर फॉरेक्स रिजर्व होता है, उसको आप खर्च कर रहे हैं। अमेरिका उस सौदेबाजी में आपसे कहीं ज्यादा वसूल भी रहा है और इंडिकेट भी कर रहा है कि आप कहां कहां कैसे कैसे माल खरीदें, और आप उसकी बातों पर चलने के अलावे कोई रास्ता आपके पास बच भी नहीं रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात तो आज इस रूप में बड़ी हो गई, जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में चिंतन का विषय है कि जिस वेंजुला को लेकर अमेरिका ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को वहां पर बढ़ाने की सोची, आज भूकंप आने के बाद उस पूरे प्रोसेस की देरी में कम से कम 1 साल का वक्त और बढ़ गया। वेंजुला में सबसे ज्यादा तेल रिजर्व जरूर है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है। अमेरिका का तेल खरीदना, अमेरिका के तेल को भारत में लेकर आना, इन सब के बीच ईरान से तेल नहीं खरीदना, रशिया से जो रियायत मिल रही थी वो बंद हो जाना, रशिया से फिर भी किसी तरीके से तेल खरीदते रहना, इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत का पूरा अर्थतंत्र जो है उसकी निर्भरता अमेरिका पर जाकर खड़ी हो गई। हमें लगता है कुछ दिनों पहले आपको याद होगा आरएसएस से जुड़े रहे हैं राम माधव, सत्ता और बीजेपी के साथ भी जुड़े रहे हैं भी जुड़े हुए। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कहने लगे कि अब हम अमेरिका के साथ इससे ज्यादा गुलामी क्या कर सकते हैं। उसने कहा यहां से तेल खरीदो, हमने वहां से खरीदा। उसने कहा यहां से मत खरीदो, हमने वहां से नहीं खरीदा। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज अमेरिका के साथ भारत किस रूप में खड़ा है, यह मैसेज दिया गया
वह भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए दिया गया। Lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. दरअसल इस मैसेज को देने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि अब वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप और अमेरिका के बीच भी कम से कम ट्रेड को लेकर एक मोटी लकीर खिंच चुकी है। युद्ध के वक्त नाटो कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उन्होंने पल्ला झाड़ा। अमेरिका ने भी अपनी सेनाएं वापस बुला ली। जो सुरक्षा को लेकर खर्च वह यूरोप पर कर रहा था, उसने वापस लेना शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट के भीतर उठते हुए सवालों ने मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान के करीब लाने का प्रयास किया। जो डील हुई उसमें इजराइल अलग थलग पड़ गया और पूरे वेस्ट एशिया के भीतर का नया मैसेज यह भी रहा कि अमेरिका अगर इजराइल के साथ नहीं खड़ा है या फिर इजराइल अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है तो आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके की इकोनॉमी जो निर्धारित होगी उसके केंद्र में ईरान ही होगा। और ईरान को खुले तौर पर यूरोपियन कंट्रीज ने मान्यता दी। न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ने बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इन्होंने भी मान्यता दी। अब नया सवाल जो निकल कर आया, तो क्या यह मैसेज इसलिए अब अमेरिका को दिया जा रहा है कि भारत के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, या भारत के लिए एकमात्र खुले रास्ते को वो बंद इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इस दौर में भारत के कॉरपोरेट को उस तरीके से कर्ज देने से इनकार किया जिस तरीके से कर्ज इससे पहले दिया जाता था। और जो नई रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बतला रही है और उसके साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वह भी डराने वाली है। यह डराने का शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि आईएलओ का कहना है कि भारत में बड़ी तादाद में बेरोजगार लोगों की संख्या जो है, मौजूदा वक्त में जो अल नीनो का संकट है और इंटरनेशनल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत जहां पर खड़ा है, उसमें भारत के भीतर दुनिया में सबसे ज्यादा हर दिन बेरोजगार युवाओं की तादाद बढ़ रही है और हर बरस जो बढ़ती हुई तादाद है वो मिसमैच कर रही है भारत की जीडीपी को लेकर। जीडीपी की पूरी इकोनॉमी कॉरपोरेट, कर्ज और इंटरनेशनल बैंकों से जुड़ी हुई है। भारत के भीतर का प्रोडक्शन, और इस बात का जिक्र इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहां तक किया है कि अगर एग्रीकल्चर के भीतर क्राइसिस इस अल नीनो का व्यापक तौर पर आ गया, जो पहली रिपोर्ट खुले तौर पर बतला रही है कि 20% का असर होगा, और अगर यह व्यापक तौर पर हो गया तो यह असर 60% तक जा सकता है। यानी भारत में जो 60 करोड़ से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर टिके हुए हैं, उनकी जिंदगी पर व्यापक असर पड़ेगा, जो असर बुरा होगा। और उसमें भारत को जिन रास्तों की तलाश है वो पूरे तरीके से अमेरिकी डील को लेकर, अमेरिका के साथ होने वाले समझौतों को लेकर, और इसीलिए उस डील में अमेरिकी एग्रीकल्चर के लिए रास्ता भारत में खुल रहा है। यानी हमारी इकोनॉमी क्या इस बात की इजाजत नहीं दे पा रही है कि संकट भारत के भीतर आएगा तो उसकी भरपाई अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स के जरिए करेगा और भारत दुनिया के बाजार से कर्ज उठाकर उसका चुकता करेगा। और शायद इसीलिए इन सब के बीच आरबीआई ने यह भी निर्णय लिया कि जो एनआरआईज हैं, वो एनआरआईज अगर विदेशी करेंसी में पैसा जमा करते हैं तो उनको यहां पर जो कर्ज की सुविधा है वो व्यापक हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसके विस्तार का निर्णय कर लिया गया। और भारत के बैंकों को यह खुले तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एनआरआईज को लेकर अब वो सेंसिटिव हो जाएं, उनको राहत और रियायत दे। यानी भारत के भीतर की इकोनॉमी, भारत के भीतर का प्रोडक्शन, भारत के भीतर का लेबर, अब इससे कहीं ज्यादा दो बातें जो भारत की इकोनॉमी में
प्रभावित हो रही है या भारत इस स्तर पर आ गया है जहां पर एनआरआई को सुविधा देनी है और जो रेमिटेंस आता है उस पर जो टैक्स वसूली सरकार करती है उससे कुछ सरकार का खजाना भर जाता है, जिसके जरिए उसको लगता है कि अब सांस तो ले सकते हैं। क्या यह स्थिति ऐसी आ गई है? जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो अगला सवाल भारत के प्रधानमंत्री को लेकर भी हो सकता है। क्या उनकी आर्थिक नीतियों पर जो पकड़ है अब वो पकड़ निकल चुकी है, या फिर मनमोहन सिंह के कालखंड से लेकर जो इकोनॉमी भारत की मजबूत थी और 2008 में भारत दुनिया को जो ग्लोबल इकोनॉमी डगमगाई थी, जो स्लो डाउन हुआ था, उस वक्त भी भारत की इकोनॉमी अगर संभल गई थी तो जो मनमोहन सिंह की इकोनॉमी थी और भारत के भीतर की जो एक पैरेलल इकोनॉमी, वो एग्रीकल्चर की हो या फिर एक पैरेलल में चलने वाली वो इकोनॉमी जो डिजिटलाइज नहीं थी, वो कागजों के जरिए ही चला करती थी, कैश मार्केट था उसका एक। मोनेटाइजेशन के बाद की परिस्थिति में डिजिटलाइजेशन बढ़ा तो जरूर, लेकिन इस दौर में सबसे ज्यादा कैश की आवाजाही भी हो रही है और बैंकों के पास कैश नहीं है। ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस का लाभ उठाने के लिए क्या अमेरिका बेचैन हो गया है? क्योंकि अरसे बाद जिसकी जरूरत नहीं थी उसका जिक्र भी अब खुले तौर पर करने लगा। अमेरिकी विदेश विभाग की एक अधिकारी हैं बेथनी मॉरिसन, वो 24 से 36 घंटे पहले सामने आई और उन्होंने बताया कि दुनिया भर के कई देशों के साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, विजिटर कार्यक्रम चलते हैं, और देखिए हम लोग कितने शानदार तरीके से ये कार्यक्रम चलाते हैं जिससे ट्रेनिंग पाकर लोग अपने अपने देश के भीतर कैसे देश को चलाना यह भी सीख जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आए थे, 150 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स वह भी आए थे। यानी पहले राउंड का मैसेज बहुत साफ है कि अमेरिका ट्रेंड करता है उन देशों के उन बड़े पॉलिटिशियंस और अधिकारियों को लेकर या मिनिस्टर्स को लेकर कि वो अमेरिका के अनुकूल पॉलिसी बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि अमेरिका का हित भी साधना है। और क्या वो पूरी लकीर इस वक्त इसलिए आके खड़ी हो गई क्योंकि भारत और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस बात का खुले तौर पर जिक्र इस दौर में करना, यह डिफेम करना नहीं है। ये कार्यक्रम चलते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन यह मैसेज उस दौर में देना जब भारत के भीतर विपक्ष की राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चाइना और रशिया और ईरान का जो सोचना हो, उसमें सबके आरोप है कि भारत पूरी तरीके से टिल्ट हो चुका है अमेरिका की तरफ। हमें लगता है सुनना चाहिए जो इस बात का जिक्र उन्होंने कल किया। Mission India, which we talk about often, is one of our largest missions around the world. It's our second largest around the world. And that's not a coincidence. More than 300 participants travel to the United States each year, and our alumni network spans 48,000 Indians. This includes Prime Minister Modi himself, 3 current cabinet ministers, and 150 civil servants. These are the men and women shaping India's future, and they get to know America firsthand. That's a win for us. The Fulbright program in India celebrated 75 years last year, having awarded 21,000 fellowships and grants to Indians and Americans. यानी भारत के प्रधानमंत्री को भी अमेरिका ने ट्रेंड किया है। आप कह सकते हैं दुनिया के उन तमाम देशों में जहां जहां बड़े बड़े बाजार हैं या फिर जो सामरिक तौर पर शक्तिशाली हैं, वहां पर सीआईए बाखूबी काम करती है। और ये अमेरिकी पॉलिसी का पुराना निर्णय रहा है कि किस तरीके से किस देश के भीतर अपने लोगों की मौजूदगी कराई जाए या अपने पॉलिसी के तहत उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाए जिससे कभी वो अगर प्रभावी हो जाएं तो फिर हमारे अनुकूल काम करने लग जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे मौजूदा वक्त में वो इलेक्शन कमिश्नर हो तो सत्ता के लिए काम करेगा, कोई जज हो तो उसकी नियुक्ति कैसे हो सरकार तय कर रही है, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीवीसी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भीतर भी भारत के नौकरशाहों की मौजूदगी सत्ता के साथ जुड़े रहने की हो और वो कोई सवाल या कोई इंस्टीट्यूशन को लेकर जो उसके अपने दायरे हैं उससे आगे निकलकर सत्ता के लिए ही काम यह सोचकर करें कि दरअसल यही राष्ट्रहित है।
तो इसका व्यापक रूप यह है कि यही अमेरिकी हित है और यही अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल मार्केट के अनुकूल की परिस्थितियां हैं। लेकिन एक क्षण के लिए जरा लौटिए भारत के भीतर की स्थिति, जिसको लेकर इस दौर में मीडिया कभी भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कोई सवाल करता नहीं है। जो 5 बड़े प्रभाव इस दौर में आने वाले हैं, जिसको लेकर एक खामोशी हर किसी ने बरती है, लेकिन हमने कहा दुनिया भर में जो एजेंसीज बताती है कि जीडीपी कैसी होगी, वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट्स होती है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो सोचना है, एग्रीकल्चर को लेकर वर्ल्ड वाइड जो जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, और इस दौर में पर्यावरण का प्रभाव इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा, इसको लेकर यूनाइटेड नेशन भी अपने तौर पर जो काम कर रहा है, ये तमाम रिपोर्ट्स को जब आप मिलाइएगा तो 5 बातें जो उभर रही है वो चौंकाने वाली नहीं, वो डराने वाली है। पहली बात, भारत का अपना अर्थतंत्र भारत की एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर पाया है और मौसम विज्ञान ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा और व्यापक असर पड़ने वाला है। आईएमएफ की रिपोर्ट करती है कि इस प्रभाव के जरिए भारत में तकरीबन 40% किसान मजदूर में तब्दील हो सकते हैं, और जो आपको मनरेगा का आंकड़ा नजर आता है उस पर इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा कि सरकार को उसका बजट या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर एक मुश्किल हालात आ जाएंगे सामने। यह पहला सवाल है। दूसरी बात, देश का पूरा अर्थतंत्र उस एक्सपोर्ट सिस्टम में चूक गया इस युद्ध के हल्के खंड में, जिसमें एक्सपोर्ट हमारा कम होते चला गया और इंपोर्ट बढ़ते चला गया। यानी हमारे भीतर की वह इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट के आश्रय इस देश के तकरीबन 2.5 से 4 करोड़ के बीच के लोगों को संभाले हुए थी, उन पर व्यापक असर लगभग 60 से 70% तक पे पड़ चुका है। यानी पहले जो कोविड काल खंड से चीजें शुरू हुई थी, वो होते होते इस दौर में इतना प्रभावित इस वक्त कर चुकी है कि वो 60 से 70% अलग अलग क्षेत्रों में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, उसमें आप टेक्सटाइल भी ले सकते हैं, उसमें आप लेदर भी ले सकते हैं, उसमें आप गोल्ड या आप कहें आप डायमंड, तमाम चीजें ले सकते हैं, उसमें आप इस देश के भीतर की टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो तीसरा प्रभाव जो सर्विस सेक्टर पर है, भारत का सर्विस सेक्टर इस देश की इकोनॉमी को अभी तक संभाले हुए है। उस इकोनॉमिक संभालने की परिस्थिति में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उसमें भारत अछूता है। यानी उसने उस रूप में कोई चीज डेवलप की ही नहीं। तो इसका व्यापक असर जो है अब उस टेक कंपनियों पर और सर्विस सेक्टर पर व्यापक तौर पर पड़ सकता है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि भारत जैसे देश पर लगभग 30 से 40% का सीधा असर इस पर पड़ने लगेगा। जो चौथा सवाल है इस देश के भीतर पैसा लगाने का, जिन 8% लोगों के पास पैसा भी है, वो पैसा कहां लगाएंगे? शेयर बाजार को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है कि अब वहां पैसा लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब भारत दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा है कि वहां से एफआईआईस यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पैसा निकाल रहे हैं, उस पैसा निकालने वालों की तादाद नंबर 1 पर है, जो अभी तक इस बरस यानी जनवरी से जून तक के भीतर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं। और उसकी रफ्तार कम हो नहीं रही है। बीच बीच में जो फ्लो आता है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के जरिए आता है। यानी भारत के भीतर की वो सरकारी कंपनियां, वो सरकारी बैंक, उसमें एलआईसी, एसबीआई तरीकों का नाम आप ले सकते हैं, इनके जरिए चीजें संभालने की कोशिश होती है। लेकिन कब तक? आंकड़ों के खेल में भारत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को मैसेज देता है, इससे पहले भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भारत के आंकड़ों को डिगा चुके हैं कि दरअसल ये गलत होते हैं। अब सवाल वो पहले जीडीपी को आकलन को लेकर था, वो धीरे धीरे शेयर बाजार तक जा रहा है कि अगर आपके आंकड़े ही गलत हैं तो इसका मतलब है कि ये गिमिक है। ये स्थिति सरकार के अर्थतंत्र को संभालने की परिस्थिति पर सीधा हमला भी है। और 5वां सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है,
इस देश के भीतर बढ़ती हुई बेरोजगारी, ना मिलने वाला काम और उस पूरी सिचुएशन में ढहढहाता हुआ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं वो छिटपुट इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा परिस्थिति आपको एजुकेशन सेक्टर में नजर आने लगी होगी। क्योंकि क्राइसिस जब होता है और चौतरफा जब क्राइसिस आता है तो उसका असर कमोवेश हर सेक्टर पर पड़ना शुरू हो जाता है। बैंक लोन कैसे दे, बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनको एजुकेशन लोन कैसे दें, इस देश में जिसने लोन उठा लिया है वो लोन कैसे चुकाए, अपने आप को दिवालिया घोषित करके किसी तरीके से बच बचा कर निकल जाए सरकार और पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिलाकर। जो बात अदालतों के दायरे में जाए वह भी अगर पॉलिटिकल तौर पे प्रभावित होंगे तो फिर वहां पर नाजुक स्थिति जो कि हो चुकी है। यानी सिस्टम का पूरा डगमगाना इस दौर की एक ऐसी हकीकत है जो बता रहा है कि दरअसल संकट व्यापक है और वो दरवाजा खटखटा रहा है। आंख कब तक कौन मूंद सकता है मूंद ले, लेकिन आंखें खुलेंगी तो भयावह तस्वीर सामने आएगी। यह संदेश दुनिया की तमाम एजेंसियों का भारत को चलाने वाले शासन तंत्र को लेकर हर रिपोर्ट के भीतर एक लाइन तो जरूर लिखी जाती है कि दरअसल इकोनॉमिक क्राइसिस से आगे के सिचुएशन इकोनॉमिक गवर्नेंस का फेल हो जाना है। तो क्या वो हो रहा है, हो चुका है, मुश्किल है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।